नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां बुलंद होती है आपके हक की आवाज। मैं हूं प्रियंका संभव। आज पहरेदार में इंश्योरेंस सेक्टर पर है हमारा फोकस। कैसे चल रहा है देश में इंश्योरेंस का बिजनेस, क्यों बढ़ रही है खारिज होने वाले क्लेम की तादाद। हमारा सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनियां केवल पॉलिसी बेचे जाने तक ही मीठा मीठा बोलती हैं, और जब क्लेम की बारी आती है तो आपको एक्सक्लूजन पॉलिसी के डूज एंड डोंट समझाने लगती हैं। 2 केसेस रखते हैं आपके सामने जिसमें क्लेम रिजेक्शन के ताने बाने में उलझ गया है कंज्यूमर। रॉयल सुंदरम एक्सीडेंट के बाद कार की रिपेयरिंग का पूरा खर्च देने के बजाय टोटल लॉस में क्यों दिखा रही थी ज्यादा दिलचस्पी, और रेलिगेर हेल्थ ने किस आधार पर खारिज किया था कंज्यूमर की हेल्थ पॉलिसी का क्लेम, और पहरेदार के मामला उठाने के बाद क्यों बदला कंपनी का रुख। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस की, और यहां पर कार का इंश्योरेंस जो है उसको लेकर विवाद है। कार इंश्योरेंस इसलिए हम लोग करवाते हैं कि अगर गाड़ी किसी भी हादसे का शिकार हो तो इसे ठीक कराने में कंज्यूमर के कम से कम पैसे खर्च हो। गुरुग्राम के निशांत सिंघल की टोयोटा फॉर्च्यूनर का 7 मई 2017 को एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद इनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए इन्होंने सर्विस स्टेशन भेज दिया, और निशांत का आरोप है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी कंपनी कार को रिपेयर करने का सीधा साधा क्लेम देने में आनाकानी कर रही है। आखिर कहां अटक रहा है मामला, समझते हैं निशांत का क्या वर्जन है रॉयल सुंदरम के रवैये को लेकर के। निशांत जी नमस्ते, स्वागत है आपका। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आप तब से क्लेम हासिल करने की कोशिश ही कर रहे रॉयल सुंदरम से, क्या हो रहा है आपके साथ अभी तक, बताइए। जी प्रियंका जी, मैं गाड़ियों की इंश्योरेंस 5 साल से कराता आ रहा हूँ। थैंकफुली मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, पहली बार एक्सीडेंट हुआ और मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो 6 मई को एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएटली गाड़ी टोयोटा के शोरूम में पहुंची। उसके बाद रॉयल सुंदरम को इन्फॉर्म किया गया, उनके सर्वेयर पहुंचे, और सबसे पहला शॉक हमें तब लगा जब उन्होंने बिना कोई डिस्कस किए हमारे से सीधा ये बोला कि हम आपकी गाड़ी टोटल लॉस कर देते हैं, आप गाड़ी छोड़ दीजिए और आप हमसे इतने पैसे ले लीजिए। तो जब हमने रूल स्टडी किए तो पता चला कि ये तो टोटल लॉस का केस ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्लेम अमाउंट बहुत छोटा है। टोटल लॉस तब होता है जब क्लेम अमाउंट 75% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा हो। हमारा तो 25% भी नहीं था। तो हमने ये पढ़ के जब रॉयल सुंदरम को काउंटर किया तो वो थोड़ा सा स्टेप बैक किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि अच्छा हम अब देखते हैं कि आपकी गाड़ी का कितना क्लेम बन सकता है। तो ये टोटल लॉस लेने के लिए क्यों कह रहे थे निशांत? क्या गाड़ी को ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? क्योंकि आप जो पैसे का खर्चा बता रहे हैं उसके मुताबिक तो ज्यादा नुकसान नहीं लग रहा है। कितना नुकसान हुआ, कितने का खर्चा होगा, और टोटल लॉस पर ये नहीं जी, नुकसान ज्यादा से ज्यादा 4-4.5 लाख रुपए का है। हाँ। और मैंने 1-2 लोगों से जब चेक किया डीलर से, तो उन्होंने बोला कि जो जिस स्टेट में गाड़ी एक्सीडेंट की स्टेट में खड़ी है तब तो ही इसकी वैल्यू 18 लाख है। हाँ। और अगर ये ठीक हो जाए तो ये 26 लाख की गाड़ी है कम से कम, और ये हमारे को टोटल लॉस में 16 लाख रुपए दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी कुछ खराब इंटेंशन थी कि किसी तरीके से हम गाड़ी छोड़ दें तो इसके ऊपर ये 10 लाख रुपए इस गाड़ी को ठीक करके इसमें बना ले। चलिए, आपने उन्हें कह दिया कि नहीं भाई मुझे टोटल लॉस नहीं चाहिए, सर्वेयर चला गया, लेकिन दोबारा फिर सर्वेयर आपके पास आता है? जी, उसके बाद ये 15 दिन गायब हो गए। हम इनको ईमेल्स लिखते रहे, इनकी कस्टमर केयर पर कॉल करते रहे, हर कहते थे हम 24 घंटे बाद आपको कॉल करेंगे। इनके एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं सचिन रस्तोगी जी, उनको हमने ईमेल्स लिख के कहीं से उनका ईमेल आईडी ढूंढ के, हमें 15-20 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर सडनली सर्वेयर का दोबारा कॉल आया कि आप हमें स्पॉट वेरिफिकेशन कराइए जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। अब स्पॉट वेरिफिकेशन खाली कमर्शियल व्हीकल्स के केस में एप्लीकेबल होती है, पर हमने बोला ठीक है आप कहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। हमने उनको अगले दिन ही जाके दिखाया, उसके बाद फिर वो 10-15 दिन गायब हो गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रॉयल सुंदरम के लोग ना तो रेस्पॉन्ड करते हैं, जबकि आईआरडीए का रूल है कि 30 डेज में या तो आप क्लेम रिजेक्ट कीजिए या क्लेम एक्सेप्ट कीजिए। ये लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो इन्होंने टोटल लॉस वाली हमें बात बोली, आज तक इन्होंने हमें राइटिंग में नहीं दिया है किसी भी ईमेल पर, सिर्फ फोन पर वर्बली कम्युनिकेट करते रहते हैं। जो जब दूसरी बार सर्वे लोकेशन का सर्वे कर आया तब भी उसने यही बात दोहराई क्या कि आप टोटल लॉस लीजिए और रिपेयर की बात मत कीजिए? जी, फिर उसने यही बोला। रिटन में कभी नहीं दिया, राइटिंग में कभी नहीं दिया। ओके, फिर उसने यही बोला कि आप टोटल लॉस ही लीजिए, आप क्यों आप इसे रिपेयर करवाना चाहते हैं? एग्जैक्टली जी। तो वो अपना और हमने बोला कि आप हमें राइटिंग में दे दीजिए, तो जिससे कि हम एटलीस्ट किसी से चेक कर लें, किसी प्रोफेशनल से कि टोटल लॉस बनता। तो आज तक उन्होंने राइटिंग में भी नहीं दिया है, और ये जवाब देते हैं 10 या 15 दिन में एक बार। तो ये कागज क्लेम सब रख के बैठे हुए हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ, और गाड़ी मुझे ठीक होके मिल नहीं रही है। आज 19 जुलाई हो चुका है, और फिर उसके बाद कोई फाइनल कम्युनिकेशन आया है? क्योंकि हमने भी आपका मामला उनके सामने रखा, कोई फाइनल कम्युनिकेशन उनकी तरफ से जो आपके पास पहुंचा हो?
जी सरप्राइजिंगली वीकडेज में तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एक दिन संडे सुबह हमारे को रात को ईमेल आया, रात को 12 बजे कि हमने आपकी गाड़ी के रिपेयर्स अप्रूव कर दिए हैं। तो हमने टोयोटा फोन किया तो उन्होंने बोला कि हमारे को पार्शियल अप्रूवल मिला है। तो उन्होंने ईमेल में ये हमें नहीं लिख के दिया कि पार्शियल अप्रूव किया है। तो हमने बोला ठीक है पार्शियल है, तो आप हमें ये बताइए कि क्या आपने अप्रूव किया है और क्या आपने रिजेक्ट किया। और ये पार्शियल रिपेयर का जो मेल आपके पास निशांत पहुंच रहा है, ये पहरेदार के मामला टेकअप करने के बाद ही आया है, राइट? जी बिल्कुल, जी लेकिन बिल्कुल, रात को 12 बजे आप ईमेल कह आया रहे हैं कि आपको ये क्लैरिटी नहीं दी गई कि पार्शियल रिपेयर करेंगे। ये आपको सर्विस सेंटर वाला बता रहा है कि आपको जो अप्रूवल मिला है वो पार्शियल रिपेयर के लिए मिला है। जी ओके, ठीक है निशांत, बने रहिए। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमने आपकी जब शिकायत रॉयल सुंदरम के पास रखी तो हमें क्या जवाब मिला है। हमारे 2 सवाल थे। कंपनी के अधिकारियों से हमने ये पूछा था कि जब गाड़ी आराम से ठीक हो सकती है तो कार को टोटल लॉस क्यों करार दिया जा रहा है, ये ऑफर क्यों कंज्यूमर को दिया जा रहा है कि आप रिपेयर मत लीजिए और टोटल लॉस में इसका क्लेम लीजिए। दूसरा सवाल था कि इनके जो लोकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ग्राहक से बात क्यों नहीं करते, क्लैरिटी क्यों नहीं लाते। सारी बातचीत का एक रिकॉर्ड कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। बार बार निशांत उनसे संपर्क करते हैं तब जाकर उन्हें एक जवाब मिलता है। पहरेदार के इन दोनों ही सवालों का कंपनी ने कोई जवाब हमें नहीं दिया है। कंपनी ने जवाब लेकिन दिया है, सवालों का नहीं, अपना एक आधिकारिक जवाब हमें बना करके भेजा है। पहरेदार को बताया है रॉयल सुंदरम ने कि कंपनी के सर्वेयर ने गाड़ी की जांच की, पाया कि क्लेम और वास्तविकता में काफी फर्क था। कंपनी का कहना है कि ग्राहक जिस नुकसान के लिए क्लेम मांग रहा था उसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। यही वजह थी कि कंपनी ने एक्सीडेंट की जगह का भी निरीक्षण किया है। ग्राहक के कुल क्लेम में से गाड़ी को हुए कुछ नुकसान को कंपनी ने कैंसिल कर बाकी का क्लेम पास कर दिया है। कंपनी का कहना कि 8 जुलाई को ही कंपनी ने इसकी जानकारी निशांत सिंघल को दे दी है। साथ ही निशांत को कहा था कि वो सर्विस सेंटर से बात कर अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाए। निशांत मेरे साथ बने हुए हैं। निशांत, रॉयल सुंदरम का जवाब आपने सुना। उनका कहना है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कंपनी का अपने वर्जन में बता रही है और जितनी क्षति पहुंची है उन दोनों में मिसमैच है, इसलिए पार्शियल अप्रूवल ही दे रहे हैं आपको। क्या कहेंगे आप रॉयल सुंदरम के इस जवाब पर? प्रियंका जी, यहाँ मेरे 2 सवाल हैं। पहली चीज, अगर मेरी वास्तविकता और मेरी जो स्टेटमेंट है उसमें फर्क है तो फिर टोटल लॉस करने को वो क्यों तैयार थे? मैं तो कह रहा हूँ आप 4 लाख रुपए लगा के ठीक करा दीजिए, वो मुझे 16 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अगर फिर तो वास्तविकता और उसमें क्लेम है तो मेरा वो टोटल लॉस भी रिजेक्ट करना चाहिए। तो वो अपने आप से मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं कि आप टोटल लॉस करा लीजिए, राइट? दूसरी चीज, जो भी उन्होंने पार्शियल रिपेयर की अप्रूवल दी है उसकी क्लैरिटी ना तो उन्होंने टोयोटा एजेंसी में दी है ना ही मुझे दी है कि क्या अप्रूव हुआ है। 4 लाख में से 4,000 अप्रूव हुआ है, यानी क्लैरिटी की कमी इस जवाब में भी है। जो अभी भी आपको मिल रहा है उसमें भी क्लैरिटी कमी नहीं जी प्रियंका जी, क्लैरिटी ही नहीं है, कुछ नहीं बताते ये लोग। अच्छा, क्लैरिटी ही नहीं है। लेकिन अब आप क्या करेंगे निशांत, क्योंकि आप काफी शिद्दत से लड़ रहे हैं, आप चुप नहीं बैठे, आप उनसे सवाल करते रहें कि क्यों भाई, क्यों आप मुझे टोटल लॉस दे रहे हैं जब मुझे रिपेयर का पैसा चाहिए। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जवाब जो है आधा अधूरा है, इसमें कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है। अब आप क्या करेंगे निशांत? प्रियंका जी, मैंने लीगल एडवाइस ली है और वो मुझे लीगल एडवाइस यही मिली है कि ये बहुत स्ट्रांग केस है डैमेजेस क्लेम करने के लिए इन लोगों से और गाड़ी ठीक कराने के लिए। तो अगर ये इस हफ्ते में इसको नहीं आपको रिस्पॉन्ड करते इस कार्यक्रम के बाद भी, तो मैं अपना लीगल एक्शन लूंगा और IRDA में इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करूंगा। और मेरा बहुत स्ट्रांग केस है, इनको बहुत हैवी पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया निशांत सिंघल हमसे बात करने के लिए। तो रॉयल सुंदरम के रवैये से परेशान दिख रहे थे निशांत। और अब हम बात करते हैं अपने 2 एक्सपर्ट से। मेरे साथ हैं इंश्योरेंस सेक्टर के सूरत हाल को समझने के लिए फाइनेंशियल प्लानर पंकज मटपाल और इंश्योरेंस एक्टिविस्ट और लॉयर ध्रुव कुमार। आप दोनों का ही स्वागत है। हमने सुना निशांत सिंघल का केस पूरी तरह यहाँ पर। पंकज जी, रॉयल सुंदरम कहता है सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते करते 2 महीने का वक्त लग गया। क्या 2 महीने का वक्त लगना चाहिए? आप आर या पार कीजिए, कंज्यूमर को आप क्लेम देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, क्या इतना वक्त लगना? और जिस रवैये से उनका जो रवैया रहा है, कोई भी बातचीत जो है वो रिटर्न नहीं हो रही है। ये रॉयल सुंदरम के इस तरह केस हैंडलिंग को आप कैसे देखते हैं? ये एक IRDA का रूल है कि आपको 3 डेज में सर्वे करना होता है कंप्लेंट रजिस्टर होने के। उसके बाद में 30 डेज में सर्वेयर की रिपोर्ट सबमिट होती है और उसके बाद अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो 15 डेज का और टाइम मिल सकता है दोबारा से सर्वे करने के लिए। लेकिन एक बार सर्वे हो गया तो उसके 30 डेज के अंदर जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो क्लेमेंट है, उसको ऑफर दिया जाना चाहिए और उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो 7 दिन में उसका क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर ये बात करें कि 2-2 महीने तक इनको बताया ही नहीं गया तो इसके यहां पर तो बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी की गलती है। ये क्लेम सही था गलत था जो भी था,
या इन्होंने सर्वे करना था, लेकिन विद इन गिवन टाइम जो कि IRDA ने बताया है, उसी दिए हुए टाइम में इनको जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल, यानी एक समयबद्ध तरीके से काम होना चाहिए था। आप अपना ओन स्वीट टाइम नहीं ले सकते हैं, सामने वाले को जरूरत है इस इंश्योरेंस की, तभी उसने ये इंश्योरेंस करवाया था। और कंपनियां अपने ओन स्वीट टाइम में अपने धीमे पेस में काम किए जा रही हैं। ध्रुव जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, इस तरह के मामले में IRDA के नियम क्या कहते हैं और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है निशांत सिंघल के मामले में कहाँ चूक हो रही है? जहाँ तक IRDA के नियम का संबंध है, तो वो तो ऑल इंडिया मोटर टैरिफ के हिसाब से एकदम साफ है कि ना तो इंश्योरेंस कंपनी ये तय करेगी टोटल लॉस है, ना हम कह सकते हैं, क्लाइंट कह सकता है। उसमें 75% की शर्त लगी हुई है कि अगर सम इंश्योर से 75% से ज़्यादा का अगर नुकसान है तब जो है टोटल लॉस होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टोटल लॉस की कहानी जो है इनको धोखे में रखने के लिए की जा रही थी। इंश्योरेंस कंपनी इनको कहीं ना कहीं और डिच करती। हेलो जी जी, हेलो जी, इंश्योरेंस कंपनी की मंशा ऐसी लगती है कि क्लेम न देने की थी और इनको टाला जा रहा था, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी की मंशा वास्तव में ईमानदारी से क्लेम देने की होती तो पहली बात तो टोटल लॉस की बात न करते, और दूसरी बात यह है कि जब टोटल लॉस के लिए क्लाइंट ने मना कर दिया था क्लेमेंट ने, तो इमीडिएटली उनको जाकर के डीलर से, रिपेयरर से सेटलमेंट करते, और क्या आइटम आप नहीं दे रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा लिख करके। मनमानी नहीं हो सकती है कि जो एस्टीमेट उन्होंने दिया हुआ है, इस पर नेशनल कमीशन की स्पष्ट रूलिंग है कि जो भी आइटम आपसे मांगा जा रहा है एस्टीमेट में, अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो यू हैव टू गिव कोजेंट रीजंस। तो यहाँ पर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरीके से डेफिशिएंसी इन सर्विस है। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा दीपक जी को कि ये IRDA ना जाएं, जाने को चले जाएं फॉर्मेलिटी में, लेकिन इनको वहाँ से कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि IRDA वाले इन्हीं के पास कंप्लेंट को वापस भेज देंगे, कहेंगे पुनर्विचार कीजिए, बेचारे 4-6 महीने परेशान हो जाएंगे, उसके बाद में फोरम जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी फोरम चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक रिजेक्ट करने का ताना बाना बुना जा रहा है निशांत के इर्द गिर्द। अभी तक तो जो केस है उससे यही लग रहा है, निशांत का आरोप है कि टोटल लॉस क्यों दे रहे हैं अगर रिपेयर हो सकती है गाड़ी, और अगर आप पहले कहते हैं टोटल लॉस लीजिए और बाद में कहते हैं कि आप कुछ पार्शियल रिपेयर लीजिए। तो रॉयल सुंदरम जिस तरह से उलझा रही है निशांत को, लेकिन निशांत मन बना चुके हैं, आगे बढ़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद रिजेक्शन की एक और कहानी, क्लेम रिजेक्ट कर रही है रेलिगेयर हेल्थ, लेकिन किस बिना पर आपको बताएंगे आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे पहरेदार। हमारा फोकस है इंश्योरेंस कंपनियों की ना पर। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी क्लेम को लेकर अक्सर कंज्यूमर और कंपनियां आमने सामने खड़ी नजर आती है। ऐसा ही मामला है पुणे में रहने वाले चिंतन ठाकर और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का। पिछले 2.5 साल से रेलिगेयर हेल्थ के ग्राहक चिंतन ठाकर का मेडिक्लेम कंपनी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उन्होंने अपनी मां की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की जानकारी छिपाई है। हालांकि चिंतन इस बात से इनकार करते हैं और इस मामले में चिंतन का पक्ष जानने के लिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है फोन लाइन पर चिंतन ठाकर। चिंतन जी नमस्ते। आपकी मां का किस चीज का ऑपरेशन करने की एकदम जरूरत आप पड़ी थी और क्लेम इसके बाद आपका रिजेक्ट क्यों किया कंपनी ने, दोनों बात जरा समझाइए। जी हेलो नमस्ते, मेरा नाम चिंतन ठाकर है। नवंबर 2014 में मैंने रेलिगेयर की तरफ से मेरे पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी। उसका एक पूरा मेडिकल चेकअप हुआ था रेलिगेयर की तरफ से, और पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मेरे पेरेंट्स को पॉलिसी ग्रांट कर दी गई थी। अभी अप्रैल 2017 में दिस ईयर मेरी मदर को कुछ पेट में दर्द की शिकायत वगैरह थी, तो उसके लिए हमने भरूच गुजरात में जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे डॉक्टर को हमने कंसल्ट किया था। तो डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद ये हमको सजेस्ट किया कि उनको हर्निया का इशू है, लास्ट डिफेक्ट हर्निया का कुछ तो इशू है, और उसके लिए उनको परमानेंट सोल्यूशन के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद अप्रैल 2017 में मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ। और ये जो जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया था वो हॉस्पिटल भी रेलिगेयर नेटवर्क हॉस्पिटल था जी। तो उसके बाद अराउंड 10 डेज मेरे मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज थी वहाँ पे, और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर ने हमको पूरा मेडिकल फाइल बना के दिया। और ये मेडिकल फाइल जब रेलिगेयर के पास पहुंची तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि इसमें लिखा हुआ कि आपकी माता जी को हाइपरटेंशन की समस्या है और ये आपने
छुपाई है हमसे। जी, तो मेडिकल फाइल में एक जगह पर डॉक्टर ने ये लिखा था कि 3 साल से मेरी मदर को हाइपरटेंशन का इशू है। हाँ। और वो बेस बना के रेलिगर ने मेरी क्लेम रिजेक्ट कर दिया। जब मुझे वो रीजन पता चला तो मैंने डॉक्टर को भी कंफर्म किया और रेलिगर को भी कंफर्म किया, क्योंकि मेरी मदर को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। और ऑपरेशन के 1 या 2 महीने पहले जब हम डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे, तब से शायद डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया था कि उनको ये प्रॉब्लम है, अप्रैल 2017 के 2 या 3 महीने पहले से। तो डॉक्टर ने, तो उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को कंफर्म किया तो डॉक्टर ने ये मुझे लेटर हेड पे रिटर्न में लिख के दिया कि हाँ, ये मिसकम्युनिकेशन और मिस्टेक से लिखा गया है, उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने जब मान ली किस तरह की गलती हुई थी और फिर भी रेलिगर ठुकराती रही आपके क्लेम को। जी, उसके बाद रेलिगर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स थे, जो जिसने मेरी मदर से भी कंसल्ट किया गुजरात में जाके, और वहाँ से मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने पूरी तरह से केस क्लियर कर दिया है उनकी तरफ से। लेकिन फिर भी रेलिगर की जो गुड़गांव के ऑफिस है, वो भी वही बात पे एडमेंट है कि हम आपका क्लेम रिजेक्ट करेंगे इस स्टेटमेंट को बेस बना के। बिल्कुल, उस स्टेटमेंट को जबकि आप रेक्टिफाई भी करा चुके हैं, लेकिन अभी तक चिंतन के पास यही संदेश रेलिगर से मिलता रहा। मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं मिलेगा आपको क्लेम? जी जी जी, अभी भी उनका वही स्टैंड है कि हम आपको नहीं देंगे। और अभी जब मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ना वो मेरा कॉल ले रहा है और ना मुझे मेल पे रिस्पॉन्ड दे रहा है। अच्छा, अब आपसे बातचीत बंद कर दी, लेकिन हमसे बातचीत जारी है। आपको मैं बताना चाहूंगी चिंतन जी कि रेलिगर हेल्थ ने आपके मामले में गुडविल जेस्चर दिखाते हुए मेडिक्लेम को मंजूर करने का फैसला ले लिया है। हालांकि हमारे साथ बातचीत में कंपनी अपने इस रुख पर कायम दिखी है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का खुलासा नहीं करने की वजह से ही ये रिजेक्ट किया जा रहा था। अब मैं अपने एक्सपर्ट से आपके केस पर एक व्यू लेना चाहूंगी। सबसे पहले पंकज मटपाल, प्री एग्जिस्टिंग एक ढाल बन गया कंपनियों के लिए क्लेम रिजेक्ट करने का? अगर आपका प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसमें भी ये पाया नहीं गया कि उनको हाइपरटेंशन थी, और अब जब क्लेम देने का वक्त आया और वो भी हर्निया का ऑपरेशन, जबकि आप कंप्लेंट कर रहे हो कि उनको हाइपरटेंशन थी, तो पहली बात तो हाइपरटेंशन और हर्निया का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि जिनका इंश्योरेंस है उनको खुद को भी पता नहीं था, और ये बात साबित भी हो गई मेडिकल टेस्ट में कि उनको हाइपरटेंशन नहीं थी, और उसके बाद अब आप जब बारी आती है क्लेम करने की तब बोलते हो कि नहीं आपने कोई चीज छिपाई थी। तो यहां पर तो इंश्योरेंस कंपनी सीधा सीधा वो इनका क्लेम नहीं देना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने ये बहाना बनाया। ध्रुव जी, आपका कमेंट इस पर? देखिए, ऐसा है कि प्री एग्जिस्टिंग को इंश्योरेंस कंपनियों ने रिजेक्ट करने का बहुत बड़ा हथियार बना लिया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष रूलिंग है, हाई कोर्ट की कई रूलिंग्स हैं, नेशनल कमीशन की कई रूलिंग्स हैं कि प्री एग्जिस्टिंग जो है वो देयर मस्ट बी फंडामेंटल। एक अभी मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश, ये आपने मदुरई हाई कोर्ट की जो बेंच है, मद्रास हाई कोर्ट की एक मदुरई बेंच ने एक फैसला दिया है मणिवसगम वर्सेज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में। उसमें तो उस व्यक्ति को डायबिटीज भी थी और हाइपरटेंशन भी था, और उसको जो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इनका सीधा संबंध डायबिटिक और उनसे हाइपरटेंशन से है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नो, इनको एडमिटेडली उस दिन हाइपरटेंशन और डायबिटिक तो थी, लेकिन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इनको नहीं थी, इसलिए आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को उससे जोड़ नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन या डायबिटिक की वजह से इनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हुई, और उन्होंने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को बात को नहीं माना और डायरेक्शन दिया कि इनको क्लेम पे किया जाए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनियां खास करके जहां पर नेक्सस ना हो। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, अगर डॉक्टर ने इसमें ना भी लिखा होता, रेटिफाई ना भी किया होता, तो भी जो है इनका क्लेम पेबल था, क्योंकि हार्निया का और हाइपरटेंशन का कोई नेक्सस नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रेलिगर जो है चिंतन ठाकर को बोलती रही कि हम नहीं देंगे। अब आखिर में रेलिगर तैयार तो जरूर हो गई है, लेकिन इस बात के साथ ये फ्लैग ऑफ करते हुए कि नहीं, प्री एग्जिस्टिंग पर वो कायम है अभी भी। चलिए, इसी के साथ मैं आप दोनों का धन्यवाद कहना चाहूंगी, पंकज मटपाल और ध्रुव कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप जब आते हैं तो हमें भी पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से बहाने बनाती है और इन बहानों को कंज्यूमर कैसे पकड़ सकता है। तो आज पहरेदार में हमें यही दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।